कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा आय का निर्धारण प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। अल्पकाल में समग्र पूर्ति अर्थात कुल उत्पादन स्थिर रहता है। इसलिए कीन्स के अनुसार रोजगार एवं आय के निर्धारण में समग्र मांग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। समग्र मांग द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 कुल उपभोग व्यय, नंबर 2 कुल विनियोग व्यय। उपभोग फलन का संबंध कुल उपभोग व्यय से होता है। आय बढ़ने पर उपभोग व्यय की दर कम होती है तथा बचत दर बढ़ती है, जो बचत फलन कहलाती है। इस वीडियो में हम उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताएं, बचत फलन और बचत फलन की तकनीकी विशेषताओं पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोग फलन क्या है। उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति आय तथा उपभोग व्यय के बीच संबंध को बताती है। कीन्स ने आय एवं उपभोग के संबंध में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कीन्स के अनुसार कुल राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के बीच एक प्रकार का फलनात्मक संबंध होता है। कीन्स ने इसे गणितीय रूप में व्यक्त किया है। C बराबर फंक्शन ऑफ वाई। कीन्स के अनुसार उपभोग आय का परिणाम है। यहाँ पर C का अर्थ कुल उपभोग व्यय से है, Y का अर्थ कुल आय से है तथा F फलनात्मक संबंध को बताता है। इस प्रकार उपभोग फलन यह प्रदर्शित करता है कि आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में उपभोग व्यय आय पर निर्भर करता है। वह उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है तथा जो भाग बचा लिया जाता है वह बचत प्रवृत्ति को दर्शाता है। चलिए अब हम लोग उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताओं पर बात करते हैं। उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताएं हैं। नंबर 1 उपभोग की औसत प्रवृत्ति, जिसे अंग्रेजी में APC अर्थात एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। नंबर 2 उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसे अंग्रेजी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या होती है और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं उपभोग की औसत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। उपभोग की औसत प्रवृत्ति आय के एक दिए हुए स्तर पर कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को व्यक्त करती है। अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति APC इक्वल टू कुल उपभोग बटे कुल आय के अनुपात को कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि आय का जो भाग उपभोग नहीं किया जाता है या बचा लिया जाता है उसे कीन्स ने बचत की प्रवृत्ति कहा है। बचत की औसत प्रवृत्ति APS को कुल बचत में कुल आय से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम APC तथा APS का योग करें तो 1 के बराबर होगा। अर्थात APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तथा APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये 1 के बराबर होता है। गणितीय रूप में हम इसे कुछ इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं APS प्लस APC या APC प्लस APS इक्वल टू 1, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति
तथा औसत बचत प्रवृत्ति 1 के बराबर होती है। चलिए अब हम लोग उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करते हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उपभोग में वृद्धि डेल सी तथा आय में वृद्धि डेल वाई के अनुपात को बताती है। दूसरे शब्दों में आय में होने वाले किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति आय में होने वाले किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को बताती है। अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कुल आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुल उपभोग में होने वाली वृद्धि को बताती है, जिसे गणितीय रूप से हम कुछ इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, MPC इजुकल टू डेल सी अपॉन डेल वाई, यानी कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कुल उपभोग व्यय में वृद्धि तथा कुल आय में वृद्धि के अनुपात को बताती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बचत फलन के बारे में। बचत फलन की तकनीकी विशेषताओं पर अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बचत फलन क्या है। कीन्स ने बचत को व्यय योग्य आय तथा उपभोग के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया है। कीन्स के अनुसार बचत फलन की 2 तकनीकी विशेषताएं हैं। नंबर 1, बचत की औसत प्रवृत्ति यानी कि APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नंबर 2, बचत की सीमांत प्रवृत्ति जिसे अंग्रेजी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है। चलिए अब हम लोग एक एक करके बचत की औसत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करते हैं। बचत की औसत प्रवृत्ति आय के एक दिए हुए स्तर पर कुल बचत तथा कुल आय के अनुपात को व्यक्त करती है। बचत की औसत प्रवृत्ति आय के एक दिए हुए स्तर पर कुल बचत तथा कुल आय के अनुपात को व्यक्त करती है। अर्थात बचत की औसत प्रवृत्ति यानी कि APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यह कुल बचत S तथा कुल आय Y के अनुपात को व्यक्त करती है। वहीं अगर हम बचत की सीमांत प्रवृत्ति की बात करें तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत में वृद्धि डेल S तथा आय में वृद्धि डेल Y के अनुपात को व्यक्त करती है। दूसरे शब्दों में आय में होने वाले किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, आय में होने वाले किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बचत की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। पुनः समझिएगा, बचत की सीमांत प्रवृत्ति आय में होने वाले किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बचत की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करती है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति को हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। बचत की सीमांत प्रवृत्ति MPS बराबर कुल बचत में वृद्धि यानी कि डेल S बटे कुल आय में वृद्धि यानी कि डेल Y। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग, देखते रहिए आपकी क्लास बाई दिनेश भटनागर। धन्यवाद।